अब आता हूं मैं अधीर जी आपके पास। जो अभी एक मेरे पास ट्वीट आया है, और वो ट्वीट आया हमारे मित्र अनिल जैन जी के द्वारा आया है यहाँ पर ट्वीट। उन्होंने बताया कि खड़गे साहब का एक ट्वीट आया, इसको उन्होंने बताया है कि उनका जो मैसेज आया अनिल जैन जी का, कि नाम बताया 11 मेंबर की कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, मुंबई में मिलेंगे, एक दिल्ली में सेक्रेटेरिएट कैंपेन मैनेजमेंट का सेट किया जाएगा, और स्पेसिफिक पर्पस के लिए सब कमेटीज या सेटअप्स होंगे। जॉइंट स्टेटमेंट भी अप्रूव हो गया है आज के। और इसके अलावा बहुत सारे जो जनमानस के जो इशू हैं, प्राइस राइज हो या बाकी बेरोजगारी हो, और लोकतंत्र को बचाने की जो कवायद है, उसको अंजाम दिया जाएगा। मुझे लगता है कि एक वेल ऑयल्ड, वेल ऑर्केस्ट्रेड पूरी की पूरा जो कैंपेन होगा, उसका टेक्नोलॉजी का भी हेल्प लिया जाएगा। और शायद पहली बार एक ऐसा कैंपेन होने जा रहा है कि जो एक किस्म से सारे के सारे 25-26 दल एक साथ में आके अंडर ए बैनर कॉल्ड इंडिया, टीम इंडिया, उसके अंडर में ये फाइट करने जा रहे हैं। और ये बात तो सही है कि भारत में हर व्यक्ति भयभीत है, लेकिन इस भय का सामने करने के लिए सब लोग एक साथ आए हैं, और शायद जनता भी अपना मन बना रही है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन शुरुआत बड़ी सकारात्मक है और बड़ी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव नोट के ऊपर है, और मुझे लगता है जो उसका आउटकम है वो भी बहुत प्लेजेंट है। आप इस पूरे दृश्य को किस रूप में देखते हैं, अधीर रोहल साहब? धन्यवाद दिनेश जी। जैसा हमने देखा कि 17-18 को जो बेंगलोर में ये मीटिंग हुई है, और पहले ये उम्मीद थी कि शिमला में होगी, लेकिन जो खराब मौसम था यहाँ पर, वो जो चिंता थी वो वाजिब थी, इसी वजह से इसे शिमला में नहीं किया गया। अब जो सभी की नजरें थी 17-18 को बेंगलोर में क्या होगा, और पटना के बाद, क्योंकि पटना से भी एक निष्कर्ष लेकर ये जो अलायंस था, जो विपक्ष की पूरी कोशिशें थी, वो एक निष्कर्ष लेकर आगे बढ़े थे। हालांकि तो कुछ कॉन्क्रीट चीजें नहीं आई थी सामने। हालांकि आज भी अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कि इंडिया का चेयरपर्सन, संयोजक या कुछ भी है, कौन होगा वो बाद की बातें हैं, वो होती रहेंगी। तो सभी की नजरें थी, और सबसे ज्यादा नजरें तो भारतीय जनता पार्टी की थी कि देखते देखते वो 38 लोगों को पता नहीं कहां से लेकर आ गए हैं। और जैसा अभी सुनील जी ने कहा कि जो संसद में कुल राजनीतिक दल हैं वो 38 हैं, और उन 38 में से 24 तो भाई बेंगलोर में है, बाकी बच गए 14 या 15। तो उसके अलावा जो अब 23 दलों को लेकर आए हैं, वो कौन है, क्या है, हम सभी जानते हैं अपने अपने प्रदेशों में उनकी क्या भूमिका है। और आप ये देखिए कि जो विपक्ष के साथ आज बेंगलोर में राजनीतिक दल है, डीएमके है, उसमें सीपीएम है, शिवसेना है, एनसीपी है, बिहार के दोनों राजनीतिक दल है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस खुद है, जो 5-6 राज्यों में तो जहां सीधा मुकाबला उसका भारतीय जनता पार्टी से होना है। और दूसरी तरफ आप एनडीए में देखिएगा कि शाम को जो आज अशोका होटल में बैठक होने वाली है, हालांकि टीवी बड़े जोरों शोर से दिखाएंगे, और पिछले 2 दिनों से टीवी पे कहीं भी बेंगलोर में होने वाली बैठकों से संबंधित कोई खबर अच्छे तरीके से चलते हुए नहीं देखी। तो आज शाम को आप देखिएगा कि अशोका होटल में जो डिनर डिप्लोमेसी और बैठक है, जो जेपी नड्डा ने बुलाई है, हमारे चैनल दिखाएंगे, लेकिन उसमें चेहरे देखिएगा, कौन चेहरे हैं वो जो एनडीए के साथ आज जा रहे हैं, और उनकी अपने अपने राज्यों में क्या भूमिका है। राजभर साहब है तो राजभर परिवार है। एक बड़ा अच्छा ट्वीट आज प्रोफेसर अखिल स्वामी का ही आया था, और दिन में हमने देखा था कि संघ परिवार से लेकर इस देश में जितने भी राजनीतिक परिवार हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद की बात करती है, जो भ्रष्टाचार की बात करती थी कि सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में हैं, तो भाई भ्रष्टाचारियों को तो आपने 4 दिन बाद डिप्टी सीएम बना दिया महाराष्ट्र का, जो 70,000 करोड़ के घोटाले में जिम्मेदार था। तो ये सारी चीजें हैं दिनेश जी, लेकिन ले देकर जो कुछ हो रहा है उसे हमें एक सकारात्मक दिशा में जाता हुआ, बढ़ता हुआ और संगठित होता हुआ दिख रहे हैं। और जैसा वीरेंद्र जी ने कहा, और आप सभी ने इमरजेंसी का वो दौर भी देखा है, हम छोटे थे उस वक्त, कि उस वक्त भी जिस तरह सारे राजनीतिक दल एक साथ आ गए थे, तमाम विरोधों को बुलाकर, भले ही सीपीआई जो थी वो कांग्रेस के साथ थी,
लेकिन जो सीपीएम था, वो जो इंदिरा गांधी के खिलाफ इकट्ठी हुई जनता पार्टी, जिसमें बाकी जो मेन घटक 4 थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई, ये 4 खेमे थे, तो ये सारे इकट्ठे हुए। तो उसी तरह अब जो हम देख रहे हैं कि बेंगलोर में आज जो 25 राजनीतिक दल इकट्ठे हुए हैं, उनकी अपने अपने क्षेत्रों में एक बेहद मजबूत पकड़ है, अपनी अपनी भूमिका है उनकी। और आज नहीं, पिछले 4, 5, 6 दशकों से ये राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्र में कहीं कोई समाजवाद के साथ आगे बढ़ा है, कहीं कोई क्षेत्रीय मसलों के साथ, क्षेत्रीय मुद्दों के साथ दक्षिण में आगे बढ़ा है और उन्होंने अपनी राजनीति को वहां स्थापित किया है। वैसे ही सभी लोग कांग्रेस के साथ अब सभी इकट्ठे हुए हैं। और देखिए आज के वहां बेंगलोर में सबसे मजेदार बात जिसपे हमें चिंता थी कि तृणमूल कांग्रेस, तो तृणमूल कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है उनकी तरफ से ट्वीट आया है, चक दे इंडिया। तो सारे जिस तरह से, और खड़गे साहब ने जो आज बात कही है दिन में, जो उनका स्टेटमेंट अभी तक आया है कि ऐसा जरूर है कि अपने अपने राज्यों में कई जगह हमारे मतभेद हैं, लेकिन वो मतभेद ऐसे नहीं है कि इस देश के सामने जो इस समय चुनौतियां हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक हालात है, देश की जो विदेश नीति है, और जो सारे मसलों पर, इन बड़े मसलों के सामने हम अपने उन मतभेदों को बड़ा कर लें। तो इन राजनीतिक दलों ने अपने जो मतभेद थे उनको बहुत छोटा कर दिया है और राष्ट्र के सामने जो समस्याएं हैं उसको मुद्दा बनाया है। और ये बहुत अच्छी बात है। इस अलायंस ने अपना जो नाम दिया है, उसकी जो काट या तोड़ जो है भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित आईटी सेल के पास, जो वो फालतू में चीजें ले आते हैं, या रविशंकर प्रसाद जैसे लोग या स्मृति ईरानी जैसे लोग जो कहते हैं कि दिल्ली में बाढ़ आई है और केजरीवाल साहब बेंगलोर जा रहे हैं, तो भाई साहब देश में मणिपुर जल रहा है और हमारा प्रधानमंत्री 2-2 बार विदेश घूम आया है, 4 देशों के दौरे कराया है, लेकिन मणिपुर का मौ प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला। तो रविशंकर प्रसाद किस मुंह से कह रहे हैं कि केजरीवाल बेंगलोर जा रहे हैं और दिल्ली में बाढ़ आई है? तो रविशंकर प्रसाद जी, हमारा आग्रह आपसे है कि मोदी जी के सामने भी जुबान खोल लिया कीजिए, क्योंकि आप तो जनसंघ के पुराने आदमी थे, आपको तो दूध में मक्खी की तरह मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल से बाहर फेंका है। तो भारतीय जनता पार्टी की, दिनेश जी, ये स्थिति है। और जो भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो टूट की तरफ बढ़ रहा है, वो सिर्फ मौके की तलाश में है। और ये जो बेंगलोर में विपक्षी दल इकट्ठे हुए हैं, इसके जो नतीजे आने वाले दिनों में सामने आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी में, उस भारतीय जनता पार्टी में जिसका नेता ये कहता है छाती पीट कर कि मैं अकेला काफी हूं, लेकिन आज उसे अपने साथ कहीं से कोई चिराग ढूंढना पड़ रहा है, कहीं से कोई माझी ढूंढना पड़ रहा है। तो वो आदमी आज उन लोगों को लेकर चला है, लेकिन वो भूल गए हैं कि उनकी पार्टी के अंदर ही इस समय बहुत लोग बैठे हैं कि कहां पर किस समय मोदी और अमित शाह की जोड़ी को ठिकाने लगाया जाए। और वो समय दूर नहीं है, हम सभी देखेंगे कि मोदी और अमित साहब को, ये जो विपक्षी एकता हुई है, ये मोदी और अमित शाह को ना सिर्फ इस देश की राजनीतिक जमीन पर, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो उनकी भूमिका है उसको ये खत्म कर देगी। जी, दूसरे चक्र में आता हूं और उत्तर सिर्फ 2 से 3 मिनट के रखेंगे, समय की बाध्यता। सबसे पहला उत्तर लूंगा मैं बिलाल साहब आपसे। अगर आप भ्रष्ट हैं तो बीजेपी में स्वागत है, आप अपराधी हैं तो बीजेपी में स्वागत है, अगर आप यौन शोषण करते हैं तो बीजेपी में स्वागत है, अगर आप मर्डरर हैं, किडनैपर हैं, रेपिस्ट हैं तो बीजेपी में स्वागत है, और अगर आप माफिया और अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, अब्बास अंसारी जैसे, तो भी आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति का पूरा माफियाकरण हो गया साहब। सिद्धांतवादी लोग इतना नीचे गिर जाएंगे साहब कि कोई भी चीज स्वीकार कर लेंगे, घोटालेबाजों को, चोरों को, डकैतों को। क्या पता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नीरव मोदी और विजय माल्या तो खुश हो रहे होंगे कि शायद हमें भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, हम भी हाथ जोड़ के वापस आ जाएंगे, उनको भी एडमिशन मिल जाएगा। तो उनके तो अच्छे दिन आ गए हैं। इंडिया में अपराधियों के, घोटाले